जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों, आज है संडे और संडे को जैसा कि आप सबको पता है कि सुपर फर्स्ट रिवीजन होना है। इसलिए साथियों, आप सभी से गुजारिश है कि पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और फटाफट आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलें और अंत में आप लोगों को बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से आज के इस फटाफट सीरीज़ का। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में ये रहा। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है कि जब जब एक गाड़ी मुड़ती है, ठीक है, तो सवार को बाहर की ओर झटका क्यों लगता है। देखिए, जब एक गाड़ी मुड़ती है तो जो सवार रहता है उसमें, उसको यानी जो आदमी उसमें रहता है, उसको बाहर की ओर झटका क्यों लगता है साथियों। क्या संवेग के कारण लगता है, या गुरुत्व बल के कारण लगता है, या संवेग संरक्षण के कारण लगता है, या फिर जड़त्व के कारण लगता है। साथियों, फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब एक गाड़ी मुड़ती है तो सवार को बाहर की ओर झटका क्यों लगता है। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा, पहले सवाल का हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए साथियों, आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर बता क्यों नहीं रहे हैं कि क्या रीज़न है। तो आज है संडे और संडे को नो एक्सप्लेनेशन, फटाफट बस आपको जवाब मिलेगा और आपको अपना स्कोर काउंट करते हुए चलना है और अंत में आपको अपना स्कोर बताना है। तो साथियों, इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ेंगे, एक के बाद दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न बताइए आप लोग फटाफट कि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि। द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि पहला ऑप्शन है दोनों समान हैं, या फिर भार में गुरुत्व बल जुड़ा होता है, या फिर द्रव्यमान स्थान के अनुसार बदलता है, या फिर साथियों भार स्थिर रहता है। फटाफट आप जवाब दीजिए कि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि। तो देखिए, द्रव्यमान और भार में अंतर इसलिए होता है क्योंकि भार में ना गुरुत्व बल जुड़ा होता है, भार में गुरुत्व बल जुड़ा रहता है। साथियों, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे, दो के बाद बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए, एनर्जी को ना आप लोग बिल्कुल हमेशा हाई रखिए साथियों, हमेशा एनर्जी को हाई रखना आप लोगों को। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि अगर बल को आधा कर दिया जाए और द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो त्वरण कितना होगा। देखिए, इसका डायरेक्ट तो जवाब नहीं देंगे, इसको थोड़ा आपको बता के दे रहे हैं। देखिए, आपको पता है ना, एक फॉर्मूला है F=ma होता है, F=ma होता है साथियों। और इसमें क्या बोला है कि यदि अगर बल को आधा, यानी जो यहाँ जो F है इसको आधा कर दे रहे हैं, उसके बाद क्या बोला है साथियों, कर दिया जाए और द्रव्यमान को 2 गुना, तो द्रव्यमान को 2m कर दीजिए इंटू ये जो आपका एक्सेलरेशन है साथियों, इसको रहने दीजिए। अब क्या बोला कि त्वरण, ये जो आपका एक्सेलरेशन है ये कितना गुना हो जाएगा। जब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कीजिएगा ना साथियों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये इस बार जाके मल्टीपल होगा तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 का मतलब है कि आपका चौथाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, चौथाई हो जाएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा 3 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे, 3 के बाद चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। देखिए, चौथा प्रश्न आपके सामने में है साथियों कि प्रकाश का वर्तनांक किस पर निर्भर करता है। बताइए, प्रकाश का जो वर्तनांक है क्या वो आपका माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, या तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, या तापमान पर निर्भर करता है, या साथियों उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश का जो वर्तनांक है ना साथियों, ये आपका माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है, और तापमान पर भी निर्भर करता है। यानी 4 का आंसर हो जाएगा डी। साथियों बताइए, आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलें। देखिए, इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो इसीलिए हर संडे हम लोग पूरा हफ्ता पढ़ने के बाद हर संडे हम लोग क्या करते हैं साथियों, सुपर फास्ट रिवीजन लेके आते हैं। चलिए, 4 के बाद बढ़ते हैं 5वां प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न आपके सामने में आ चुका है, फटाफट जवाब दीजिए कि एसआई इकाई फैराडे किसकी है। देखिए, फैराडे किसकी एसआई इकाई है। क्या साथियों प्रेरक तत्वों की है, या फिर धारिता की है, या प्रतिरोध की है, या विभवांतर की है। तो साथियों, एसआई फैराडे जो है ये आपका, देखिए प्रतिरोध तो होगा नहीं, प्रतिरोध का अगर एसआई मान ले तो ओम हो जाएगा, विभवांतर का भी होगा नहीं साथियों, ये आपका हो जाएगा किसका, धारिता का हो जाएगा। किसका, धारिता का एसआई इकाई क्या हो जाएगा साथियों, फैराडे हो जाएगा। यानी धारिता की एसआई इकाई फैराडे, 5 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 5 के बाद बढ़ेंगे, छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फटाफट। आपको बस अपना स्कोर काउंट करते चलना है साथियों। अगर लगे कि फटाफट हो रहा है तो आप क्वेश्चन को रोक करके उसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि बिजली के हीटर में प्रयुक्त धातु है। बिजली के हीटर में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है। क्या लोहा, या तांबा, या नाइक्रोम, या फिर टंगस्टन। बताइए साथियों, बिजली के हीटर में कौन सा धातु का इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रखिए कि बिजली के हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है। किसका, नाइक्रोम धातु का इस्तेमाल होता है। यानी 6 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ेंगे, 6 के बाद बढ़ते हैं फटाफट 7वां प्रश्न की ओर।
सातवां प्रश्न आप देखिए कि ध्वनि तरंगें निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है। बताइए ध्वनि तरंगें जो है वो निर्वात में क्यों नहीं चल सकती है। क्योंकि वहाँ द्रव्यमान नहीं होता है, ये रीज़न है। या फिर साथियों क्योंकि उन्हें कणों की आवश्यकता होती है। या फिर साथियों क्योंकि वहाँ ताप नहीं होता है। या चौथा ऑप्शन क्योंकि वो तरंग नहीं होता है। तो साथियों ध्वनि तरंगें ना निर्वात में क्यों नहीं चलती है। आप जानते हैं कि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए ना कोई माध्यम चाहिए। तो साथियों इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि उन्हें कणों की आवश्यकता होती है। इस वजह से निर्वात में तो कोई कण होता नहीं है, कोई माध्यम होता नहीं है, इस वजह से निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। यानी 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे 7 के बाद 8वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न देखिए आप लोग, क्या है कि स्थैतिक घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है, जब वस्तु चल रही हो या फिर जब वस्तु रुकी हो या फिर जब वस्तु बल ना लगाया जाए, जब कोई बल ना लगाया जाए या फिर द्रव में। बताइए स्थैतिक घर्षण होता है कब होता है साथियों। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जब वस्तु रुकी हो। जब वस्तु रुकी हो तो उसमें क्या हो जाएगा साथियों, स्थैतिक घर्षण हो जाएगा। यानी 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 8 के बाद बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9वां प्रश्न आपका है कि मनुष्य द्वारा सुनने योग्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा बताइए। मनुष्य द्वारा सुनने योग्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या 0 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज के बीच होता है, या फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, या फिर 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच होता है, या फिर साथियों 1000 हर्ट्ज से 50,000 हर्ट्ज के बीच होता है। फटाफट जवाब दीजिए। तो मनुष्य द्वारा सुनने योग्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है ना साथियों, वो आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। कब, 20 से 20,000 के बीच होता है। यानी 9 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ेंगे 9 के बाद बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10वां प्रश्न आप देखिएगा फटाफट साथियों, क्या है कि एक उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है जब वस्तु को कहाँ रखा जाए। क्या बोला कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। कब होगा, जब वस्तु को फोकस के बाहर हो, या फिर लेंस से बहुत दूर हो, या फिर फोकस और लेंस के बीच हो, या फिर केंद्र में हो। साथियों एक आपको ट्रिक बताएं, आपको ना अवतल दर्पण के बारे में पता होगा कि अवतल दर्पण में ना एक कंडीशन में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कब, जब ना उसको कहाँ पे आपका केंद्र और फोकस के बीच में रखा रहता है। दर्पण का केंद्र और फोकस के बीच में जब उसको रखिएगा वस्तु को, तब उस समय आभासी बनता है। और सेम टू सेम अवतल दर्पण के जैसा गुण उत्तल लेंस का होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो गुण अवतल दर्पण का होगा वही उत्तल लेंस का होगा। तो यहाँ पे हम लोग वस्तु को कहाँ रखे थे, आपका फोकस और केंद्र के बीच में, तो यहाँ पे भी कहाँ रखेंगे, फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे साथियों। तब ऐसा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 10 के बाद बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न देखिए आप लोग कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था। बताइए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था। क्या ओम साहब दिए थे, या फैराडे साहब, या फिर ऑस्ट्रेड साहब, या फिर न्यूटन साहब। तो ध्यान रखिएगा विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव है ना साथियों, ये ऑस्ट्रेड दिए थे। कौन, ऑस्ट्रेड द्वारा दिया गया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ऑस्ट्रेड द्वारा दिया गया था। यानी 11 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ेंगे 11 के बाद बढ़ते हैं 12वां प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न आपका क्या है कि जो एलईडी है जिसका इस्तेमाल करते हैं उसका पूर्ण रूप क्या है साथियों। क्या लाइट एनर्जी डिस्प्ले हो जाएगा, या फिर लाइट एमिशन डिवाइस हो जाएगा, या फिर लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा, या फिर साथियों लीनियर इलेक्ट्रिक डायोड हो जाएगा। बताइए एलईडी का पूर्ण रूप क्या होगा साथियों। तो देखिए एलईडी का जो पूर्ण रूप होगा ना, वो आपको क्या हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। 12 का आंसर हो जाएगा सी। बताइए आप लोग अपना स्कोर काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए 12 के बाद बढ़ेंगे 13वां प्रश्न की ओर। देखिए साथियों 13वां प्रश्न आपका है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। बताइए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। क्या वोल्ट मापने के लिए किया जाता है, या करंट मापने के लिए किया जाता है, या बल मापने के लिए किया जाता है, या छोटी धारा की उपस्थिति जानने के लिए। तो आप सभी को पता है कि धारा की उपस्थिति को जानने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा डी साथियों। चलिए बढ़ेंगे 13 के बाद बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। अब यहाँ से आपका ना साथियों केमिस्ट्री का सवाल शुरू हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल से केमिस्ट्री का। पहला सवाल देखिए क्या है कि दो तत्वों के परमाणु क्रमांक का अंतर 8 है।
ठीक है, लेकिन उनके गुण जो हैं वो समान है। परमाणु क्रमांक का अंतर 8 है, लेकिन उनके गुण क्या है, समान है। तो वो क्या हो जाएंगे, क्या वो आपका समस्थानिक होंगे, या सममित हो जाएंगे, या समभुजी हो जाएंगे, या समजातीय हो जाएंगे। साथियों फटाफट बताइए कि दो तत्व है, उसके परमाणु क्रमांक का अंतर 8 है, लेकिन उनका गुण जो है समान है, तो वो कैसा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 14 का आंसर साथियों हो जाएगा समजातीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समजातीय हो जाएगा, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 14 के बाद बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर। साथियों 15वां प्रश्न है आपका कि रसायनों की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है। बताइए रसायनों की क्रियाशीलता क्या आयतन पर निर्भर करती है, या आयनन ऊर्जा पर निर्भर करती है, या द्रव्यमान पर निर्भर करती है, या रंग पर निर्भर करती है। साथियों रसायनों की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करेगी, तो ध्यान रखिएगा वो आपका आयनन ऊर्जा पर निर्भर करती है। किस पर, आयनन ऊर्जा पर, यानी रसायनों की क्रियाशीलता आयनन ऊर्जा पर निर्भर करती है। 15 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ेंगे 15 के बाद बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की ओर। देखिए 16वां प्रश्न है कि साबुन का रासायनिक गुण क्या है। बताइए साबुन का रासायनिक गुण क्या है, क्या वो अम्लीय होता है, या क्षारीय होता है, या लवणीय होता है, या उदासीन होता है। साथियों फटाफट बताइए कि साबुन का ना रासायनिक गुण क्या है। तो साबुन जो आपका है ना वो आपका क्षारीय नेचर का होता है। कैसा, क्षारीय नेचर का होता है, यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 16 के बाद बढ़ेंगे 17वां प्रश्न की ओर। देखिए 17वां प्रश्न आपका है कि पानी की उच्च सतह तनाव का कारण है। पानी की उच्च सतह तनाव का कारण क्या है। क्या साथियों जल अणुओं का द्रव्यमान कारण है, या फिर हाइड्रोजन बंधन कारण है, या फिर कार्बन बंधन कारण है, या फिर साथियों वैन डर वाल्स बल है। तो बताइए पानी की उच्च सतह तनाव का कारण क्या हो जाएगा साथियों, वो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन इसका कारण हो जाएगा। यानी 17 का जो आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 17 के बाद बढ़ते हैं 18वां प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न देखिए आप लोग कि अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाता है। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलेगा तो क्या लवण और अम्ल बनेगा, या फिर लवण प्लस जल बनेगा, या फिर गैस प्लस जल बनेगा, या फिर केवल जल बनेगा। तो साथियों बताइए कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलता है तो क्या बनेगा, तो आपका लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा साथियों, लवण और जल बनेगा। यानी अम्ल और क्षार के आपस में रिएक्शन से लवण और जल बनेगा। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। देखिए साथियों 19वां प्रश्न आ चुका है। बताइए कि पेट्रोलियम का शुद्धतम रूप कौन सा है। बताइए पेट्रोलियम का शुद्धतम रूप कौन सा है, क्या डीजल है, या मोम है, या केरोसिन है, या पेट्रोल है। तो पेट्रोलियम का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा साथियों, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए पेट्रोलियम का शुद्धतम रूप ना ऑप्शन डी यानी पेट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेट्रोल जो है आपका पेट्रोलियम का शुद्धतम रूप हो जाएगा। 19 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ेंगे 19 के बाद बढ़ते हैं 20वां प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न आप देखिए क्या साथियों, ब्लू विट्रोल किसका सामान्य नाम है। ब्लू विट्रोल जो है नीला थोथा जिसको बोलते हैं, किसका सामान्य नाम है। क्या कॉपर नाइट्रेट का, या फिर कॉपर सल्फेट का, या फिर कॉपर क्लोराइड का, या फिर कॉपर कार्बोनेट का। बताइए साथियों नीला थोथा किसका नाम है। तो देखिए नीला थोथा के नाम से ना कॉपर सल्फेट को जाना था। किसको, कॉपर सल्फेट को। CuSO4 को आपका किसके नाम से जाना था साथियों, नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। यानी 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे 20 के बाद 21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चले साथियों, अंत में आप लोग को बताना है। देखिए 21वां प्रश्न है कि रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है। बताइए इन चारों में से कौन रेडियोधर्मी तत्व है। क्या यूरेनियम है, या कार्बन है, या नाइट्रोजन है, या क्लोरीन है। देखिए साथियों इन चारों ऑप्शनों में से ना काफ़ी आसान है, क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये आपका रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। आपका कौन है साथियों, यूरेनियम जो है, यूरेनियम आपका रेडियोधर्मी तत्व है। यानी सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 21 के बाद 22वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। साथियों 22वां प्रश्न देखिए कि बायल साहब थे उसका नियम संबंधित है। बायल साहब का जो नियम है वो किससे संबंधित है। क्या ताप और आयतन से है, दाब और आयतन से है, द्रव्यमान और ताप से है, या फिर दाब और द्रव्यमान से है। तो साथियों बॉयल साहब का जो नियम है ना वो आपका किससे है, दाब और आयतन से है। और दाब और आयतन जो है एक दूसरे का विपरीत क्रमानुपाती होता है, ये हम लोग जाने थे। तो साथियों 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 22 के बाद 23वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। 23वां प्रश्न की ओर साथियों
देखिए 23वां प्रश्न बताइए क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का आप लोग रासायनिक नाम बताइए साथियों, फटाफट रासायनिक नाम बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? क्या आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा, या फिर कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा? साथियों फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो साथियों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। यानी 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे 23 के बाद बढ़ते हैं साथियों 24वां प्रश्न की ओर फटाफट। देखिए साथियों 24वां प्रश्न है कि मृदा परिरक्षण में कौन सी विशेषता मापी जाती है। जब मृदा परिरक्षण किया जाता है तो कौन सी विशेषता मापी जाती है? क्या तापमान मापा जाता है, या पीएच मापा जाता है, या आर्द्रता मापा जाता है, या घनता मापा जाता है? तो देखिए मृदा परिरक्षण में ना पीएच मापा जाता है। क्या साथियों? पीएच मापा जाता है, पीएच। यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 24 के बाद बढ़ते हैं 25वां प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका शुरू हो रहा है साथियों बायोलॉजी का सवाल, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे, हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी से आप लोगों के लिए सवाल लेके आए हैं। तो यहाँ से शुरू हो रहा है आपका बायो का प्रश्न। तो बताइए कि पेड़ के तनों में जल किस ऊतक द्वारा ऊपर पहुंचता है। बहुत आसान सा सवाल है कि जल किस ऊतक द्वारा ऊपर पहुंचता है। क्या फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, पेरीसाइकल द्वारा, या फिर कैम्बियम द्वारा? तो साथियों देखिए जल की बात कर रहा है, तो जल की बात जब भी करेगा आपको किधर चले जाना है? जाइलम की ओर चले जाना है। यानी 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 25 के बाद बढ़ते हैं हम लोग, 25 के बाद बढ़ते हैं साथियों 26 की ओर। देखिए 26 की ओर क्या है आपका, डीएनए की खोज किसने की थी। ये सवाल साथियों विवादित सवाल है, क्योंकि डीएनए की खोज यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा? वाटसन और क्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटसन और क्रिक। लेकिन वाटसन और क्रिक साहब जो थे ये दोनों डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। क्या दिया था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए का द्विकुंडित संरचना। तो साथियों लेकिन यहाँ के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। चलिए 26 के बाद बढ़ते हैं 27वां प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न देखिए आप लोग कि मनुष्य के शरीर में पाचन एंजाइम सबसे पहले कहाँ कार्य करता है। बताइए जो पाचन एंजाइम है ना साथियों वो सबसे पहले कहाँ पे कार्य करता है। क्या वो आपका सबसे पहले अमाशय में कार्य करता है, या फिर लार में कार्य करता है, या छोटी आंत में, या बड़ी आंत में? फटाफट बताइए कि मनुष्य के शरीर में पाचन एंजाइम सबसे पहले कहाँ कार्य करता है। साथियों 27 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? लार में हो जाएगा। यानी मनुष्य के शरीर में पाचन एंजाइम सबसे पहले कहाँ? लार में कार्य करता है। यानी 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 27 के बाद बढ़ेंगे 28वां प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न देखिए कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया देता है। यानी लरो या उरो हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है। क्या इंसुलिन को, या फिर थायरोक्सिन को, या एड्रेनलिन को, या फिर मेलाटोनिन को? फटाफट बताइए साथियों कौन सा हार्मोन को फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया नाम दिया गया है। फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए आपका फाइट या फ्लाइट के नाम से ना एड्रेनलिन हार्मोन को, किसको? एड्रेनलिन हार्मोन को जाना जाता है। यानी 28 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर काउंट करते चलें। चलिए 28 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 29वां प्रश्न की ओर। साथियों देखिए 29वां प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। फटाफट बताइए विटामिन डी की कमी से एनीमिया होता है, या रिकेट्स होता है, या स्कर्वी होता है, या नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो साथियों फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए आपका विटामिन डी की कमी से ना साथियों ध्यान रखिएगा आपका होता है रिकेट्स होता है। क्या? रिकेट्स जो है आपका विटामिन डी की कमी से होता है। ये आपका विटामिन सी, ये विटामिन ए, और ये आपका विटामिन आपका क्या एनीमिया जो है खून की कमी से होता है आपका, यानी हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। साथियों ध्यान रखिएगा। चलिए 29 के बाद पढ़ते हैं 30वां प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न आपका क्या है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। देखिए हमारे शरीर के अंदर रक्त का शुद्धिकरण जो है वो किस अंग में होता है। क्या फेफड़े में होता है, या यकृत में होता है, या गुर्दा में होता है, या हृदय में होता है? साथियों रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो ध्यान रखिएगा जो रक्त का शुद्धिकरण है ना वो गुर्दा में होता है। कहाँ पे? गुर्दा में होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि रक्त का शुद्धिकरण गुर्दा में होता है। यानी 30 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ेंगे 30 के बाद 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कि
एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? देखिए एंटीबायोटिक जो प्रथम एंटीबायोटिक था जिसका नाम था पेनिसिलिन, उस एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? क्या साथियों थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी, या न्यूटन ने की थी, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या फिर फाइजर ने? तो ध्यान रखिएगा वो कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये क्या किया था आपका? एंटीबायोटिक का खोज किया था। यानी 31 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ेंगे 31 के बाद बढ़ेंगे 32वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। जवाब दीजिए कि मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी होती है। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी क्या फीमर होती है, या ह्यूमरस होती है, या टीबिया, या स्पाइनल? तो ध्यान रखिए जो फीमर है ना, इसको जांग की हड्डी कहते हैं, और ये मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 32 के बाद बढ़ेंगे 33वां प्रश्न। साथियों 33वां प्रश्न देखिए आपका कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। साथियों क्या इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, या फिर थायरोक्सिन हार्मोन, या टेस्टोस्टेरोन, या फिर एस्ट्रोजन? तो थायराइड जो ग्रंथि है ना, उससे आपका थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यानी 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे 33 के बाद बढ़ेंगे 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न आप देखिए कि क्लोरोफिल का मुख्य तत्व कौन सा है? क्लोरोफिल का मुख्य तत्व क्या लोहा है, या मैग्नीशियम है, या जिंक है, या कैल्शियम है? तो क्लोरोफिल का ध्यान रखिएगा मुख्य तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। कौन होता है? मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। यानी 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 34 के बाद 35वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए साथियों 35वां प्रश्न है कि जो हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट को नियंत्रित कौन करता है? आप जानते हैं कि हार्ट बीट क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है साथियों? अनैच्छिक क्रिया। और अनैच्छिक क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? तो उसको अनैच्छिक क्रिया को आपको कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला। कौन साथियों? अनैच्छिक क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला करता है। कौन? मेडुला। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। इससे आगे बढ़ेंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं साथियों 36वां। तो साथियों यही था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। आज के सेशन का यही था अंतिम प्रश्न। तो बताइए आप लोग, हम लोग आज कितना टोटल 35 क्वेश्चन लेके आए। इस 35 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर हुआ आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए साथियों। तो कैसा लगा आज का सुपर फास्ट रिवीजन? इसी तरह से हम लोग ना हर संडे को जो पूरा हफ्ता भर पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग संडे को क्या करते हैं? सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। बस इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए आप लोग।